हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगा अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की टाइमलाइन को और वीज़ा की टाइमलाइन को लेकर। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी डेट को कौन सा डॉक्यूमेंट फ़ाइल करा, कौन सी डेट को मैंने आइल्स दिया, मेडिकल कब हुआ। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको इस टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, स्पेशली सितंबर इनटेक की टाइमलाइन के लिए। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है जिसमें मैंने सारी डेट्स एकदम ऑर्डर में लिख ली है। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरे बैकग्राउंड के साथ। तो मैंने SRM यूनिवर्सिटी मोदी नगर कैंपस से बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। मैं 2021 पास आउट हूँ और मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी है और पूरा एक साल सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है। और तभी मेरे को लगा कि मेरे को अपनी स्किल्स थोड़ी और इम्प्रूव करनी चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स के लिए ट्राई करता हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले थोड़ी सी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया। कुछ US की थी, कुछ कनाडा की थी, कुछ ऑस्ट्रेलिया की थी, कुछ न्यूजीलैंड की थी और कुछ यूरोप में भी थी। लेकिन शॉर्टलिस्ट करते करते फिर थोड़ा सा GRE का चक्कर पड़ गया, क्योंकि US में अप्लाई करने के डेट्स ऑलमोस्ट निकल से गए थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पाया, अप्लाई कर नहीं पाया जिनमें करना चाहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ कनाडा में अप्लाई करता हूँ। और कनाडा में भी मैंने सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को कौन सा कोर्स अप्लाई करना है, कौन से कोर्स में मेरे को पढ़ाई करनी है। तो जो मेरा कोर्स है वो है मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस। मेरे को पहले से ही कंफर्म था कि मेरे को थीसिस बेस्ड या रिसर्च बेस्ड कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे को PhD करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ अपनी टाइमलाइन के बारे में। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप था आइल्स देना या टोफल देना। तो मैंने उसमें से आइल्स को सिलेक्ट किया। मैंने आइल्स की कोचिंग सिर्फ 1 हफ़्ते करी, वो भी ऐसे कुछ खास कोचिंग नहीं करी। तो आइल्स की कोचिंग मैंने करी थी जेम्बोरी के थ्रू। जेम्बोरी की साइड से मैं GRE का कोर्स कर रहा था, लेकिन GRE नहीं दे पाया क्योंकि डेडलाइंस नियर आ रही थी और मेरे को इसी इनटेक में आने का मन था। और तो आइल्स की बुकिंग मैंने करी 10 नवंबर को, 10 नवंबर 2021। और मेरे को डेट मिली स्पीकिंग के लिए 25 नवंबर एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए 26 नवंबर 2021। तो इन्हीं दिनों में मैं अपने कॉलेज गया। कॉलेज जाके मैंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बनवाए। अगर आपको भी मास्टर्स करने या कोई भी कोर्स करने बाहर जाना है तो इट्स बेटर टू गेट लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस व्हेन यू आर गेटिंग पास्ड आउट ऑफ अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज। तो मेरे साथ ये चक्कर हुआ था कि मेरे सारे ही लोग ऑलमोस्ट प्रोफेसर्स कॉलेज छोड़ के चले गए थे, तो मेरे को ढूंढने पड़े प्रोफेसर्स जो मेरे को पढ़ा चुके हैं, जिनसे मैं LOR बनवा सकता था। आइल्स स्पीकिंग में मेरे को आए थे 6.5 बैंड्स। तो आइल्स स्पीकिंग में मेरे को बैंड्स ठीक ही लगे, लेकिन कम 7 हो सकते थे। लेकिन एक्चुअली मास्क पहन के बोलना था, और वो भी पहली बार ऐसे फेस टू फेस इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मेरे प्लेसमेंट्स और सब कुछ ऑनलाइन हुआ था। तो इसलिए मेरे को फेस टू फेस इंटरव्यू का जितना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ठीक है, आइल्स में ठीक ही आ गए स्पीकिंग में। उसके बाद आता है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग में मेरे आए थे 6.0। तो राइटिंग में मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मेरे को एकदम इतना ज़्यादा इजी टॉपिक मिले। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एकदम इजी टॉपिक मिल जाए तो आपका दिमाग भी बंद पड़ जाता है कि क्या लिखूँ। तो मेरे को ये टॉपिक मिला था कि ऑफिस प्रेमिसेस में मोबाइल चलाने मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए एम्प्लॉयज़ को। तो इसमें मैं थोड़ा अटक गया, इसलिए मेरे को 6 बैंड्स आए। ऊपर से टाइप भी करना था, तो डिलीट करने में और टेक्स्ट पे फाइंड करने में, क्योंकि कोई शॉर्टकट्स यूज़ कर नहीं सकते थे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। उसके अलावा रीडिंग में आए मेरे 6.5। रीडिंग में आई गेस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो गए होंगे। उसके अलावा लिसनिंग में आए मेरे को 8.0। तो लिसनिंग वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय आइल्स। तो मेरा ओवरऑल बनता है 7.0। तो इट वाज इनफ फॉर अप्लाइंग इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़, नॉट द टॉप टियर बट इन Concordia University and all the universities which I applied to. I was not able to apply to U Toronto or Waterloo because of 0.5, because they require 7.5 for the courses I wanted to get into.
but I was happy to get into these universities as well. तो मैंने कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में अप्लाई करा था 11 दिसंबर 2021 को. आई नो थोड़ा सा लेट है, लेकिन तब तक शॉर्टलिस्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया था. उसके बाद आइल्स की डेट भी थोड़ी लेट मेरे को मिली थी, इसलिए थोड़ा और टाइम आगे बढ़ गया. तो आइल्स का जो रिज़ल्ट था मेरा, वो मैं बताना भूल गया. वो आया था 29 नवंबर 2021 को. तो 3 दिन बाद, टेस्ट के 3 दिन बाद ही आइल्स का मेरा रिज़ल्ट आ गया था. उसके बाद मेरे को साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना था, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, प्रोफेशनल कंप्यूटर साइंस. बट थोड़ा आलस आ गया, SOP चेंज करने का मन नहीं किया, थोड़ा सा आलस कर गए और उसकी डेट निकल गई. वरना अगर उसमें होता तो और भी मैं खुश होता. तो उसके बाद वेटिंग गेम था पूरा. तो काफ़ी टाइम वेट करता रहा और फाइनली जाके 1 मार्च 2022 को मेरे को सबसे पहले रिजेक्शन आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से. और मैनिटोबा की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो आपकी एडमिशन फ़ीस या आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड कर देते हैं अगर वो आपको एडमिशन नहीं देते हैं. तो उन्होंने मेरे को फ़ीस रिफ़ंड कर दी थी. और मैनिटोबा से रिजेक्शन का रीज़न था कि वो बोल रहे थे कि उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं और आई थिंक बेटर कैंडिडेट था उनके पास. उसके बाद मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से रिप्लाई नहीं आया. तो मेरे को कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी को और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को मेल करना पड़ा कि कुछ बताइए. मेरे जो 2-3 जान पहचान वाले थे, दोस्त थे, उनका आ गया था, मेरा नहीं आया था. तो वो 28 मार्च को मैंने उनको मेल किया, कॉनकोर्डिया और वेस्टर्न वालों को, कि बताइए भाई कुछ अपडेट दीजिए. तो 29 मार्च को उनका मेल आया. तो उस मेल में मेरे को ऑफ़र लेटर आ गया था. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था. और फिर भी मैंने सोचा कि वेस्टर्न का भी वेट कर, मेरे को क्लियर था कि अब मैं कॉनकोर्डिया में एडमिशन लूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि और वेट कर लेते हैं, शायद वेस्टर्न का भी आ जाए तो और अच्छे से कंपैरिजन करके फिर जा सकते हैं. तो लेकिन फिर 1 अप्रैल को मेरे को वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ गया. तो अब क्योंकि कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल क्यूबेक, तो क्यूबेक आने के लिए, क्यूबेक में कोई भी कोर्स करने के लिए आपको CAQ चाहिए होता है. CAQ इज़ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्यूबेक. तो CAQ अप्लाई किया मैंने 31 मार्च को. तो CAQ फ़ाइल करने के लिए आपको कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो मैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. तो CAQ फ़ाइल किया मैंने 31 मार्च को. तो एकदम ऑफ़र लेटर आते ही मैंने फ़ाइल कर दिया था. उसके बाद मेरा था मेडिकल अपॉइंटमेंट. तो मेडिकल अपॉइंटमेंट मैंने लिया 2 अप्रैल को फ़ोन लगा के न्यू दिल्ली लाजपत नगर मैक्स में. तो मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था 4 अप्रैल का. 4 अप्रैल को मैं गया, मेरा मेडिकल हुआ और मेडिकल तो पास हो ही जाना था. उसके बाद आती है बारी GIC की. तो GIC में मेरे पास 2 मेन ऑप्शन थे. या तो मैं स्कॉशिया बैंक से GIC ले सकता था, या मैं CIBC बैंक से GIC कर सकता था. तो उस टाइम स्कॉशिया बैंक की थोड़ी टाइमलाइन बहुत कंजेस्टेड और आगे पीछे हो रही थी. तो मैंने सोचा CIBC में कर लेता हूँ. तो CIBC में मैंने 22 अप्रैल 2022 को GIC के लिए अप्लाई किया. मैंने अपना अकाउंट बनाया और उसके 2 दिन बाद मैंने GIC की पेमेंट करी. और GIC की पेमेंट मैंने करी अपने HDFC बैंक के थ्रू. उसके बाद CIBC के GIC उनके पास पहुंच गई, मतलब GIC ब्रांच में पहुंच गई 29 अप्रैल को. उसके बाद ही बारी फ़ीस पे करने की. तो GIC पे करनी होती है हमको $10,000. उसमें पहले मंथ में आपको कनाडा आते ही आपको पहले मंथ में $2,000 मिल जाएंगे. उसके बाद जो बचे होंगे वो आप 11 में डिवाइड कर सकते हैं. उसके बाद बारी थी फ़ीस पे करने की. तो फ़ीस भी मैंने पे करी थ्रू HDFC. तो फ़ीस पे करनी थी मेरे को अराउंड 14,50,000 रुपीज़ के आसपास. तो मैंने फ़ीस पे करी 24 अप्रैल 2022 को और मेरी फ़ीस रिसीव्ड हुई थी. मेरे को कंफर्मेशन मेल आया था फ़ीस रिसीव्ड का 28 अप्रैल 2022 को. 28 अप्रैल को फ़ीस पे करने के बाद
अगला स्टेप था CAQ का इंतज़ार करना, क्योंकि CAQ के बिना मैं वीज़ा फ़ाइल नहीं कर सकता था। तो वीज़ा फ़ाइल करने के लिए CAQ का इंतज़ार किया। तो CAQ फ़ाइल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। 31 मार्च को मैंने 31 मार्च को मैंने CAQ फ़ाइल किया और 8 मई को मेरे को CAQ रिसीव हुआ। और इस बीच मैं काफ़ी टेंशन में था। मैंने 2-3 बार CAQ के ऑफ़िस में कॉल भी करी, लेकिन उससे कुछ फ़ास्ट तो होता नहीं है प्रोसेस, तो वेट ही कर सकता था। तो वेट किया। फिर 8 मई को CAQ आया। CAQ आने के बाद मैंने IDP में कांटेक्ट किया। मैं फ़ाइल खुद भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा श्योर होने के लिए एक बार IDP में कांटेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ी बातचीत की मैंने IDP में। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद 18 मई को मेरे को वीज़ा फ़ाइल करने का डेट मिला। तो मैंने वीज़ा खुद से फ़ाइल किया, लेकिन मैंने बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एक गाइड या आप कह सकते हैं काउंसलर को चेक करवाए, जिससे कि कुछ भी गलत ना जाए। तो 8 से 18 तारीख मेरे को इसलिए लग गई क्योंकि मुझे अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी थी। जो क्लाइंट फ़ाइल होती है उसमें सैलरी स्लिप्स लगानी थी। तो सैलरी स्लिप्स लगाने के लिए उस टाइम मेरी कंपनी की साइट डाउन हो गई थी। तो किस्मत ख़राब थी, तो 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए और उन्हीं 10 दिनों के चक्कर में सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिले होता गया और मैं एकदम एंड मोमेंट पे कनाडा पहुंचा हूँ। तो मैंने वीज़ा फ़ाइल किया 18 मई 2022 को। मैं डॉक्यूमेंट्स की वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने होते हैं इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। तो वीज़ा फ़ाइल करने के बाद मैंने उसी दिन फ़्लाइट बुक कर ली थी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मेरे को कि हाँ वीज़ा आ ही जाना है। तो मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी थी कतर एयरवेज़ के थ्रू 18 मई को ही। और कतर एयरवेज़ में एक स्टूडेंट क्लब होता है, तो आप स्टूडेंट प्रिविलेज क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको डिस्काउंट मिलता है फ़्लाइट पे। तो मेरे को 1.5 लाख की फ़्लाइट पड़ी थी, मेरे को 1.5 लाख की फ़्लाइट पड़ी थी 98,500 के आसपास की। तो वो फ़्लाइट मैंने बुक कराई थी फॉर 30th of August 2022। उसके बाद बारी आती है बायोमेट्रिक सबमिट करने की। तो वीज़ा फ़ाइल करने के बाद एक दिन बाद ही शायद या उसी दिन मेरे को बायोमेट्रिक का लेटर आ गया था। तो 24 मई को मैंने बायोमेट्रिक देने के लिए मैं गया था दिल्ली के बायोमेट्रिक सेंटर पे, VFS ग्लोबल दिल्ली गया था मैं। उसके बाद मेरा और 24 मई से लेकर 2 अगस्त तक कोई भी अपडेट नहीं आया मेरे फ़ाइल पे। तो 2 अगस्त को मेरा मेडिकल अपडेट हुआ। उससे पहले भी मैंने हॉस्पिटल में मेल करके पूछा कि आपने सही टाइम पे भेज दिया है कि नहीं, क्योंकि टेंशन बहुत होती है जब ये सारा काम करना होता है और आपका दिन निकलते जाते हैं और आपकी फ़ाइल आगे नहीं बढ़ती। तो अब अगस्त के महीने में मेरा सारा काम हुआ, वो देखिए आप। तो मेडिकल अपडेट हुआ मेरा 2 अगस्त को। और हाँ, बायोमेट्रिक्स मैंने 24 को कराए थे और 24 को कराते ही 5 मिनट बाद ही वो अपलोड हो गए थे मेरे फ़ाइल पे ऑन GC की। तो उसके बाद मेडिकल पास हुआ 2 अगस्त को। उसके बाद वेट करता रहा और 14th of August को मेरा PPR आया, दैट इज़ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने फटाक से अपना पासपोर्ट सबमिशन की डेट बुक करी। 15 अगस्त को मैंने डेट बुक करी और मेरे को डेट मिली 17th of August की। तो 17th of August को मैं गया अपना पासपोर्ट सबमिट करने। तो पासपोर्ट सबमिट करने के बाद या तो आप 2 काम कर सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट या तो कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं VFS ऑफिस, या आप खुद सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कुरियर वाले 1-2 दिन लगा लेंगे एक्स्ट्रा, इसलिए मैं खुद गया दिल्ली। तो दिल्ली भी मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर था। तो मैं रात की ट्रेन पकड़ के सुबह पहुंचा और सुबह डिलीवर करके वापस आ गया। और तो पासपोर्ट सबमिट करते टाइम मैंने उनका जो मैसेज वाला जो सर्विस होता है उसको एनरोल कर लिया था। उसके कुछ तो रुपए लगते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो पैसे लगे थे, तो मेरे को हर स्टेप पे पता चल जाता था कि अब पासपोर्ट कहाँ पहुँचा है। जैसे आप पासपोर्ट VFS ऑफिस से हाई कमीशन चला गया, हाई कमीशन में स्टैम्प हो रहा है, स्टैम्प हो गया है, लौट के आ रहा है। तो उसमें भी कुछ लोगों के चांसेस रहते हैं कि आपको स्टैम्प होके ना मिले वीज़ा, आपको
खाली पासपोर्ट लौट जाए। तो वो डिसीजन वो आपको तभी पता चल सकता है जब आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा। तो उतने दिन थोड़ी धक धक बनी हुई थी कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जो भी है। तो पासपोर्ट मिला मेरे को 23 अगस्त को। तो मैंने पासपोर्ट रिसीव करने के लिए भी आप कुरियर या खुद जा सकते हैं। तो मैं, क्योंकि अब बार बार दिल्ली नहीं जा सकता था पासपोर्ट लेने और छोड़ने के लिए, तो मैंने 23 अगस्त को पासपोर्ट अपने रिलेटिव के घर मंगवा लिया था। तो पासपोर्ट आ गया मेरा, मैंने उनसे फ़ोटो मंगवाई और फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा ही खुशी हो गई। उसके बाद थी शॉपिंग की बारी। तो 23 तक मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी थी। 23 से मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट किया। तो शॉपिंग में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा। मैंने बस जो यहाँ लाने के लिए कुछ यूटेंसिल्स थे, जैसे कि कुकर और इंडक्शन वाले जितने भी यूटेंसिल्स आप ला सकते हैं वो सब, और उसके अलावा थोड़े बहुत सर्दी के कपड़े जो इनिशियल डेज़ में काम आ जाए, और 2 जोड़ी जूते लेके मैं आ गया। तो मेरी फ़्लाइट थी 30 अगस्त की सुबह 3 बज के कुछ 25 या 50 मिनट की। तो मैं पहुंच गया था 12 बजे एयरपोर्ट में घुसते ही सबसे पहले होता है आपका लगेज सबमिट, उसके बाद इमिग्रेशन, उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक, उसके बाद आप जाके फ़्लाइट का वेट करके आराम से फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। तो क्योंकि मैंने कतर स्टूडेंट प्रिविलेज क्लब के थ्रू बुकिंग कराई थी, तो मेरे को 3 बैग अलाउड थे, 23 kgs के 3 बैग अलाउड थे ले जाने। तो मेरा सामान अच्छे से आ गया। 2 किलो कम ही रहा, फिर भी 67 kg ही हो पाया मेरा, 69 kgs नहीं हो पाया। और एक बैग अलाउड होता है, कैरी बैग, जो आप ले जा सकते हैं। तो उसमें आप लैपटॉप वगैरह रख के ला सकते हैं। तो मेरी फ़्लाइट पहले कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो पहले मेरी फ़्लाइट गई दोहा, कतर दोहा। तो कतर दोहा में मेरा लेओवर था। तो लेओवर के बाद मेरा पहले 4 घंटे की फ़्लाइट थी दिल्ली से कतर के बाद कतर में लेओवर के बाद मॉन्ट्रियल की डायरेक्ट फ़्लाइट। तो डायरेक्ट फ़्लाइट मेरी लैंड करी थी यहाँ लगभग इधर के कनाडा के टाइम से 3:30 या 4:30 PM के आसपास। उसके बाद मैंने इमिग्रेशन की लाइन में वेट किया। अपना जो स्टडी परमिट जो यहाँ से लेना होता है वो लिया। तो वो लेने के बाद मैं बाहर निकला और मैंने अपना अकोमोडेशन पे पहुँच गया। जो मेरी पहली क्लास थी वो स्टार्ट होनी थी 6 सितंबर से। तो मैं उससे लगभग 6-7 दिन पहले ही पहुँच गया। तो उतने दिनों में मैंने मॉन्ट्रियल एक्सप्लोर कर लिया। और अभी भी मैं हूँ जॉन ड्रेप्यू पार्क में। तो मेरा टाइमलाइन तो पूरा हो चुका है। तो चलिए थोड़े से आपको व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ के। तो गाइज़, मैं हूँ अभी जॉन ड्रेप्यू पार्क में, और ये जो मेरे पीछे बड़ा सा गोला है ये है बायोस्फीयर। इसको बायोस्फीयर कहते हैं। यहाँ अंदर जाने की टिकट लगती है। तो पैसे तो मैं खर्च करने वाला हूँ नहीं। तो आइए आपको यहाँ के थोड़े से नज़ारे दिखाता हूँ। आगे उधर कहीं पार्टी चल रही है। तो बेस आ रहा है यहाँ तक। पूरी वीडियो में भी बेस आया है।
अगर वीज़ा एप्लीकेशन को लेके आपके पास कोई डाउट्स हैं या कॉलेज सिलेक्शन को लेके आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।